क्या कमेंट है? किस बच्चे ने पूछा? हाँ चलिए देखिए, तो साइन -4/5 कहां लिखा है बच्चे ने? सुनिए, ये कोई इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। अलग से इसको कोई फ्रैक्शन का नाम, प्रॉपर फ्रैक्शन या आपका लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये चीजें नहीं बोली जाएंगी। चलिए देखिए, और 4/5 बोल रहे हैं तो वो कोण आपका रेडियन में होगा। ठीक है, तो इसको आपको पहले पॉजिटिव चेंज करिए, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू साइन टेबल से देखिए, फिर उसके बाद मान दीजिए, तो वो सारी वैल्यू भले दशमलव में रहेगी, लेकिन वो फ्रैक्शन में उस समय आएगी। अभी फिलहाल इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। चलिए सुनिए, ये आपका साइन फंक्शन है एक। चलिए ध्यान से सुनिए, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका प्रिज्म। बेलन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो बच्चों, जो बेलन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वैसा ही मिलता जुलता आपका प्रिज्म का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। फर्क बस दोनों में इतना है कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, जबकि प्रिज्म का आधार बहुभुजाकार होता है। समझ में आई बात? बेलन का आधार वृत्ताकार, जबकि प्रिज्म का आधार होता है आपका बहुभुजाकार। जो फॉर्मूला बेलन का, सेम वही फॉर्मूला आपका सब कुछ अप्लाई होगा आपका प्रिज्म में भी। अलग से प्रिज्म का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। घन घनाभ भी एक प्रकार का क्या हुआ बच्चों? प्रिज्म हुआ। चलिए अब प्रिज्म का फिगर में बना के आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने यहां पर मार्कर थोड़ा मोटा कर लिया जाए। देखिए, हमने एक आधार बनाया, त्रिभुजाकार आधार। ठीक है बच्चों, और फिर इसके टॉप पे भी एक त्रिभुजाकार आधार रखेंगे, और इसके शीर्षों को, त्रिभुज के शीर्षों को मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो इस तरीके से जो आकृति आपके सामने आ रही है, ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी प्रिज्म। देखिए, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये पेपर है आपका, अभी तो ये सिलेंडर है, बेलन है, साफ दिखाई दे रहा है, ये बेलन है। इसका जो आपका साइड वाला सरफेस है वो वक्राकार है, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आधार क्या है? वृत्ताकार है। टॉप क्या है? वृत्ताकार है। लेकिन प्रिज्म में क्या है बच्चों? हमने यहां आधार त्रिभुजाकार लिया है। आइए त्रिभुजाकार आधार का हम बनाते हैं प्रिज्म। हर एक बच्चा देखे, ये देखिए, ये एक प्रिज्म है। आधार इसका कैसा है? बहुभुजाकार। वो भी बहुभुज में कौन सा? बहुभुज में बच्चों कौन सा? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है बहुभुज में, ये त्रिभुज है आपका, ट्रायंगुलर आपका बेस है। तो जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। ध्यान रखिएगा, जैसा बेस है वैसा ही आपका टॉप है। और यहां कोई आपका वक्राकार पृष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां का पृष्ठ कैसा है? आपका आयताकार है। मतलब ये भी क्या बोला जाएगा? पृष्ठ इसका बहुभुजाकार होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां का पृष्ठ क्या है? आयताकार है। जो भी पृष्ठ यहां बनेगा वो आयताकार बनेगा या वर्गाकार भी हो सकता है। पृष्ठ क्या है? आयताकार। पृष्ठ क्या है? आयताकार। तो बच्चों समझिए, बेलन का आधार वृत्ताकार था, प्रिज्म का आधार क्या है आपका? आयताकार है। ये जो आकृति सामने हमारे दिखाई दे रही है, हर एक बच्चा देखेगा, ये क्या है? एक आपका प्रिज्म है। यहां आधार हमने क्या लिया है? त्रिभुजाकार लिया है। जो इसकी फलकें होंगी, साइड वाली जो फलकें हैं, वो क्या होंगी आपकी बच्चों? वो होंगी आयताकार। यहां पर आयताकार दिखाई दे रही है, हर एक बच्चा देखेगा। वर्गाकार भी हो सकती है, लेकिन यहां जनरली आयताकार दिख रही है आपकी। क्लियर है? ये आपका एक प्रिज्म बन गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां बनेगा, ऊंचाई जैसे बेलन में एक ऊंचाई होती है, इसमें भी क्या होगी? एक ही ऊंचाई होगी। ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट। ये ऊपर मत चले जाइएगा भाई, ये तो 3D फिगर है, 2D पे बनाए इसलिए आभासी रूप से ऐसा लग रहा है। ये आपका बेस और ये ऊपर टॉप, फिगर ऐसे ही है आपका। फिगर कुछ अलग नहीं है, फिगर आपका ऐसे ही है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा बच्चों पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल।
जैसे बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है, तो यहां तो वक्र पृष्ठ नहीं बोल सकते ना उसको। यहां जो पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ, वो कैसा है आपका? आयताकार है। यहां आधार में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, आधार में 3 भुजाएं हैं, तो इससे जो पृष्ठ होंगे, जो फलक होंगे, वो भी क्या होंगे आपके? 3 होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा फॉर्मूला? बेलन का तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब क्या? ये 2 पाई आर क्या है? आधार की परिधि है, और गुणे बेलन की ऊंचाई हो जाती है। तो यहां भी क्या से फॉर्मूला बनेगा? आधार का परिमाप और गुणे क्या होगा? ऊंचाई। हर एक बच्चा ध्यान दे। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, ये हो गया आपका आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। 2 पाई आर एच फॉर्मूला हम लोग को याद है ना बच्चों। 2 पाई आर का मतलब होता है आधार की परिधि, और फिर उसके बाद आपका एच का मतलब हो गया बेलन की ऊंचाई। तो वहां आधार की परिधि प्रिज्म में तो कहा नहीं जा सकता, प्रिज्म का आधार बहुभुजाकार होता है, तो आधार का क्या होगा? परिमाप होगा, और गुणे प्रिज्म की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। अब आधार बदलेगा आपका, कभी त्रिभुज आ जाएगा, कभी वर्ग, कभी आयत, कभी आपका सम षष्ठभुज आ जाएगा, समपंचभुज आ जाएगा। समझिए इस बात को। तो जैसा भी आधार होगा आपका, उसी हिसाब से उसका परिमाप निकल के आएगा। तो इसलिए पूरा एक जनरल फॉर्मेट दिया है हमने, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई का। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सारे बच्चों को? अब सुनिए ध्यान से। ये प्रिज्म बच्चों उसी तरह से जैसे वो राइट पिरामिड था, उसी तरह से ये राइट प्रिज्म है, लंब प्रिज्म है। क्यों है? क्लियर है? क्योंकि ऊंचाई बच्चों बीचों बीच ही गिरती है। ऊंचाई कैसे गिरेगी? ये ऊंचाई बीचों बीच ही गिरेगी। ये हाइट है, देखने में यहां से ये दिखाया गया इस तरीके से, ये हाइट है। क्लियर है? ये ऊपर मत ले लीजिएगा, ये आभासी फिगर है आपका इस तरीके से। कोई डाउट? अब देखिए आयतन की बात करें, इसको इंग्लिश में लिख दें जरा। इसको बोलेंगे बेस पेरीमीटर और इंटू हाइट। ये हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। हर एक बच्चा देखेगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट हो गया। अब वॉल्यूम की बात करें, आयतन की, तो मेरे बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका याद थोड़ी करना है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई का मतलब बच्चों क्या? आपकी जो बेलन की ऊंचाई, यहां पर हम प्रिज्म की ऊंचाई ले लेंगे। तो यहां पर आएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया और इंटू हाइट। ये 2 फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अलग से याद मत करिएगा। यहां पर हमने जो प्रिज्म लिया है बच्चों, इसका आधार क्या है? त्रिभुजाकार है। आधार इसका क्या हो सकता है? बहुभुजाकार, कोई भी बहुभुज हो सकता है, कोई भी बहुभुज। क्लियर है? चलिए अब बच्चों हम यहां बात करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहां मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिए। देखिए प्रिज्म के शीर्षों की संख्या अगर आधार की भुजाएं n हैं, ध्यान दीजिए, शीर्षों की संख्या अगर आधार की भुजाएं क्या है आपकी? n है। ध्यान दीजिएगा, आधार में यहां 3 भुजाएं हैं, तो शीर्ष कितने हैं मेरे बच्चों? 3 नीचे और 3 ऊपर, तो 3 3 6 हैं। तो लिख लीजिए, यदि किसी प्रिज्म के आधार की भुजाएं, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी प्रिज्म के आधार की भुजाएं n हो, या आधार में, ऐसे लिख लीजिए, आधार में n भुजाएं हो, तब शीर्षों की संख्या, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n
सवाल पूछा जाता है, अगर बोल देगा कोई एक प्रिज्म है जिसके आधार में 12 भुजाएं हैं, तो बताइए शीर्षों की संख्या, तो 12 नीचे 12 ऊपर भी होगा, इसको शीर्ष बोलेंगे। ये सब शीर्ष है। ठीक है, शीर्षों की संख्या हो गई बच्चों। आइए फलकों की संख्या। फलक कितने होंगे सुनिएगा। एक बच्चों आधार और एक छत तो होगा ही, यह भी फलक है। बाकी अगर n भुजाएं हैं आधार में, तो आपके पार्श्व फलक कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। क्लियर सारे बच्चों को? अगर आपकी 3 भुजाएं हैं तो 3 फलक हैं, n भुजाएं हैं तो n फलक होगा, तो n तो रहेगा ही, साथ ही क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। यह आधार वाली दोनों फलकें हो जाएंगी, n +2। कोरों की संख्या की बात करें, कोरों की संख्या अगर इसकी बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, तो कोर बच्चों जहां फलकें जुड़ी रहती हैं उसी को कोर कहते हैं। तो 3 कोर तो ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, 3 कोर ये पार्श्व कोर हो गए, ये पार्श्व कोर हो गए। ध्यान दीजिए, पार्श्व कोर 3 ही होंगे, पार्श्व कोर ये किनारे वाले पार्श्व कोर हो गए 3। तो 3 3 6 3 9, 3 ऊपर हो गए। तो बच्चों क्या होगा? 3 है तो 9 कोर होंगे, मतलब अगर n भुजाएं होंगी तो आपके 3n कोर होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर पार्श्व कोर पूछे तो केवल आपको n ही बोलना पड़ेगा, ये साइड वाले केवल। पार्श्व फलकों की संख्या पूछे तो केवल आपको क्या बोलना पड़ेगा? बताइए, पार्श्व फलकों की संख्या पूछता है तो n ही बोलेंगे केवल। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ही काम था और कुछ भी नहीं। सीधे हम लोग को क्वेश्चन पे आना है। आइए चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। पिरामिड की तरह इसमें ताम झाम नहीं है कि ऊंचाई को 2 जगह से जोड़िए या कुछ और करिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आराम से सबको समझ में आएगा, जिसको बेलन आता है उसको प्रिज्म भी आएगा। देखिए 34 नंबर का ही सवाल था ना। सबसे पहले यही है, किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12√3 हो तो प्रिज्म का आयतन। सीधे फॉर्मूला लगाइए, और कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल टू क्या बताइए? आपका बेस एरिया और इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। तो बेस एरिया बच्चों, बेस क्या है? समबाहु त्रिभुज है ना, ये बन गया प्रिज्म। ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म बन गया और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये सब भुजा क्या हो गई? ए हो गई। जैसा आधार वैसा ही छत होता है। तो बेस एरिया क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, और इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है? 12√3। कितना आएगा वो बताइए? 1296 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। ये लीजिए आंसर, 1296 सेंटीमीटर क्यूब। कोई टेंशन नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लंब प्रिज्म, देखिए लंब प्रिज्म लिखा हुआ है, जिसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 तथा 5 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, ये देखिए आधार एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। ये बन गया आपका, ये प्रिज्म है, आधार इसका एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये भुजा 3, ये 4, तो ये 5। पक्का यहां कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल होगा। आई बात समझ में? हो रहा है कि नहीं? ऐसा बोल दीजिए, हो रहा है? हो रहा है बच्चे? बताइए। अब देखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है? एच की वैल्यू बताइए, 10 है। क्लियर है? अब चाहिए प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ। तो मेरे बच्चों, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? बेस पेरीमीटर और इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5, और इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या है? 10। कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, दूसरा सवाल भी आपका लग गया बड़े आराम से। क्या प्रॉब्लम है? लैटरल सरफेस एरिया ही तो चाहिए। लीजिए, आराम से निकल गया लैटरल सरफेस एरिया। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आइए, अब इसके बाद आ जाइए। एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? ध्यान से देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वहां पैटर्न छूट गया। ये देखिए, मिटा दिया है हमने। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझते होंगे। आइए देखिए, यही करा देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा। ये क्या होगा आपका बच्चों, देखिएगा लैटरल सरफेस एरिया, हिंदी में लिख दें इसको, पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल ये बताने की जरूरत नहीं थी, आप जानते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए, आधार और छत का क्षेत्रफल ले लीजिए। आधार और छत दोनों क्या होंगे, एक ही टाइप के होंगे। चलिए देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई पूछी गई है, क्या होगा ध्यान से देखिएगा, मान उठा के रखना शुरू करिए। 360 बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप 5 प्लस 12 प्लस 13 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई h प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे 5 गुणे 12। ऐसा क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि जो आपका प्रिज्म है उसके आधार की भुजाएं क्या है, 5, 12 और 13 है। तो पक्का ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। हर एक बच्चा देख ले जिम्मेदारी के साथ। क्लियर है कि नहीं, आ रही है बात समझ में। अब देखिएगा, इसलिए हमने इसका क्षेत्रफल लिखा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। h बराबर निकालेंगे तो कितना, 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर लीजिए, h बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो बताइएगा। सही है बच्चे, कोई डाउट, क्लियर है। अब चलिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि लंब प्रिज्म की ऊंचाई और पार्श्व पृष्ठ 24 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लंब प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आयतन निकालने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता है। ऊंचाई नहीं निकालेंगे तो आयतन कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई निकलेगी कहां से, लैटरल सरफेस एरिया का प्रयोग कर लीजिए जो कि दिया है। ये सब बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए, ऊंचाई प्रिज्म की ऊंचाई और पार्श्व, सॉरी ऊंचाई दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही तो बनेगा आपका प्रिज्म, यही तो बन रहा है। देखिए ऊंचाई दे रखा है मेरे बच्चों, सॉरी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 24 और फिर इससे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा नहीं पता, भुजा नहीं पता। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो आधार के क्षेत्रफल की जरूरत होती है ना। आधार एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ही नहीं पता है। तो बच्चों पार्श्व पृष्ठ वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे। क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताइएगा, 3a और इंटू हाइट 24 इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया 360। तो मेरे बच्चों a बराबर 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब चाहिए वॉल्यूम, तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया और इंटू हाइट। बेस एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 24। कितना आ रहा है 150 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए आंसर। ऐसे करेंगे फटाफट, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अशफाक सर, अब बाबू इससे स्लो नहीं पढ़ा सकता, 2D 3D सब मैं पढ़ा चुका हूं। एक काम किसी को कह दीजिए, जो रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस गलत थे ऑप्शन वगैरह उसको सही कर दे, और एक क्वेश्चन डबल बार आया था उसको भी हटा दे। रात में जब कंटिन्यू करूंगा तो फिर उसी को उठा के कंटिन्यू करूंगा। सही है। अजीत केसरवानी, आप रेगुलर नहीं रहते होंगे इसलिए बेटा समझ में नहीं आ रहा है। प्रिज्म में कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे एकदम सिंपल है। जब मेंसुरेशन आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट होता है। हाइट पता है, बेस एरिया निकालने के लिए बेस की साइड चाहिए, और वो कहां से निकल के आएगी, लेटरल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले से। तो इतनी चीजें तो हम सिखा चुके हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन मतलब एक सीमेंट की बोरी होती है। सीमेंट की बोरी कैसे खुलती है, एक धागा पकड़ी खींच दीजिए खुल जाती है कि नहीं, वैसे ही ये है। एक चीज पकड़ लीजिए, लगातार वो चीजें आपकी कनेक्ट होती जाएंगी, खुलती जाएंगी। चलिए देखिए 38 नंबर का सवाल है, 38। एक लंब प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से देखिएगा, तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए आयतन वाले फॉर्मूले में क्या होता है प्रयोग, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसी आयतन वाले पैटर्न का यूज करके ही ऊंचाई निकालेंगे,
लेकिन आयतन वाले फॉर्मूले में दोनों चीज मिसिंग है, आधार का क्षेत्रफल भी क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपका ऊंचाई तो निकालना ही है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, मेंसुरेशन इतना लंबा समय हो गया पढ़ते हुए, आधार का क्षेत्रफल निकालना। आप जानते हैं कि a बाई p इज इक्वल टू स्मॉल r बाई 2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप बराबर अंतर त्रिज्या बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा या आधार का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो a बाई p की वैल्यू 15 इज इक्वल टू r की वैल्यू है 3 बाई 2। तो ध्यान से देखिएगा, a इज इक्वल टू 45 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये त्रिभुजाकार आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब वॉल्यूम का प्रयोग करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना है 270 और बेस एरिया बच्चों 45 बाई 2 आए। बहुत अच्छा सवाल है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालनी है। h बराबर कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। h बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से इन चीजों को नोट कर ले। क्लियर हो गया, आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो प्रिज्म है उसका आधार त्रिभुजाकार है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, उसकी अंतर त्रिज्या दे रखी है। तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप बराबर अंतर त्रिज्या बटा में 2। क्लियर है? R बराबर डेल्टा बाई एस फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं? एस वहां सेमी पेरीमीटर हो जाता है। हो गया, उससे भी कर सकते हैं। आइए, 16 to 30 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है जिसका आधार एक समषष्ठभुज है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। 60 गुणे 30 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है जिसका आधार एक समषष्ठभुज है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देख रहे हैं कितना सिंपल सा सवाल पूछा है। कागज मोड़कर प्रिज्म बनाए हैं आप। ये कागज है, ये कागज है, कागज को मोड़कर आपने प्रिज्म बनाया है और आधार इसका समषष्ठभुज है। ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मान लिया यही पेपर है, हर एक बच्चा देखे यही पेपर है, इसी को मोड़कर समषष्ठभुजीय आधार का आपने प्रिज्म बनाया है। देखिए, ये आपने एक समषष्ठभुज बना दिया, टॉप पे भी क्या बनाएंगे? एक समषष्ठभुज बनाएंगे। चलिए देखिए, इसको यहां से जोड़ दीजिए और ये देखिए, ये बन गया। ये आपका एक बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर है। ये फिगर एक प्रिज्म बना हुआ है, आधार इसका क्या है? समषष्ठभुज है। देखिए, प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये भी 30 होगा। मतलब मोड़े किसको हैं? मोड़े लंबाई को हैं। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर है, तो हमने लंबाई को मोड़ा है। ध्यान से देखिए, लंबाई को मोड़ा है। तो बच्चों लंबाई को जब मोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आपने लंबाई को मोड़ा है तो लंबाई को मोड़ने से जो ये आपका, ध्यान दीजिएगा, लंबाई को मोड़ने से आपका जो ये आधार बना है, निश्चित रूप से आधार का परिमाप इस कागज की लंबाई के बराबर होगा। श्योर है? प्रिज्म के, ये सब मोड़ने सोड़ने वाला क्वेश्चन सब समझ चुके हैं आप लोग। प्रिज्म के आधार का परिमाप बराबर क्या होगा? ये सब क्या है? ए है, तो ये कागज की लंबाई हो जाएगी। तो क्या होगा बताइएगा?
सीधे हो गया 6 ए इक्वल टू 60, ए इक्वल टू कितना, ए का मान आ गया 10, हो गई। इतनी ही कहानी थी केवल। आयतन चाहिए और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया यानी कि 6 इंटू √3/4 इंटू इसकी भुजा क्या है 10, 10 का स्क्वायर और इंटू क्या है, हाइट कितनी है 30, कितना आएगा 4500। जब इस प्रिज्म के आधार की भुजा हमने निकाल ली 10, तो हमें वॉल्यूम निकालना कौन सा कठिनाई दिखाई देगा, सीधे सीधे आराम से कर लेंगे। ऊंचाई पता है, आधार की भुजा पता है, लैटरल सरफेस एरिया ये होता है आपका बेस पेरीमीटर यानी कि 6 इंटू 10 और इंटू हाइट 30, कितना आ रहा है, यह आ गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक बच्चा देखे, क्लियर है, कोई डाउट? आइए अब देखिए, एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन। आप टोटल सरफेस एरिया का प्रयोग करिए, क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया 288 दे रखा है, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आयत की लंबाई हो गई मान लिया आपकी कितनी 3x और चौड़ाई कितनी हो गई 2x, ये ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू मान ली जाएगी। तो लैटरल सरफेस एरिया में परिमाप गुणे ऊंचाई ली जाती है, तो परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2x और इंटू प्रिज्म की जो ऊंचाई होगी वो कितनी है 12 सेंटीमीटर अब प्लस बेस एरिया, तो 2 गुणे 3x इंटू 2x। यही तो बच्चों है, ध्यान से देखिए। घनाभ टाइप का ही तो फिगर बन रहा है, घनाभ वाले फॉर्मूले से भी ये सॉल्व हो जाएगा। घनाभ का फॉर्मूला जो टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, उससे भी कर लेंगे, लेकिन नहीं करने जा रहा हूं मैं, प्रिज्म वाला ही टोटल सरफेस एरिया का पैटर्न लगा दे रहा हूं। हल करेंगे तो x बराबर 2 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 आया तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ये कितना 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम चाहिए तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 बेस एरिया हो गया और इंटू हाइट कितनी, हाइट है बच्चों 12, कितना 288 सेंटीमीटर की, 288 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा, आ रहा है समझ में? चलिए आइए, एक समषट्भुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार के प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होगा, देखिए पार्श्व पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है प्रिज्म का, पता है आपको। तो हाइट तो इसकी पता है हमें 10 सेंटीमीटर, बेस का पेरीमीटर नहीं पता। वो कैसे निकल के आएगा बेस का पेरीमीटर, जब आपको आधार की भुजा ज्ञात होगी। आधार जो है समषट्भुज है यानी कि रेगुलर हेक्सागन है, इस तरीके से फिगर बनेगा, ध्यान दीजिए। देखिए रफ फिगर बना रहा हूं, बहुत ज्यादा हमको कसम खा के नहीं बैठना है कि नहीं नहीं हम सही बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या बोला है, आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये देखिए आधार यही है ना मेरे बच्चों, आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बताइए आप हमको, क्या यहां से ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं बनता है, पता है। और ये जो केंद्र से भुजा की दूरी होती है, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है कि नहीं होती है। तो डायरेक्ट अगर ये भुजा A है तो हम a√3/2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं 6। तो a इज इक्वल टू क्या 4√3 आ रहा है, बताइए आ रहा है बच्चे 4√3, साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अब पूछा गया पार्श्व पृष्ठ, यही आधार लिया है हमने, यही 6 दिया था, ध्यान से देखिएगा, यही 6 दिया था, सही है। तो अब हमें पार्श्व पृष्ठ चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया। तो बेस पेरीमीटर यानी कि 6 × 4√3 और इंटू हाइट बताइए, प्रिज्म की कितनी है 10 है, तो इंटू 10 हो गया, कितना आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए कितना आराम से लग गया क्वेश्चन, क्या परेशानी है इसमें, सबको क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग, सही है कि नहीं ये चीज। आइए 42 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक पिरामिड जिसका तल एक समबाहुभुज है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके तल का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रत्येक पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पार्श्व फलकों की संख्या पीछे कराया था मैंने अभी। क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से आप प्रत्येक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 है, तो उसके तल का क्षेत्रफल 100 घटा देंगे, तो कितना आएगा, लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 340 और -100 यानी कि 240। तो बच्चों 240 पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और एक फलक का पार्श्व फलक का क्षेत्रफल कितना है 30, एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल कितना है साइड वाले का 30, तो कुल क्षेत्रफल आ रहा है 240। तो कुल पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी 240/30 यानी कि 8। कुल पार्श्व फलकों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 240/30 यानी कि 8। ये लीजिए आंसर, ये आपका आंसर है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, अब है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहर ऊपर से 20 मीटर और नीचे से 12 मीटर चौड़ी है। यदि नहर की गहराई 10 मीटर हो और लंबाई 200 मीटर हो तो पानी की मात्रा बताइए। मतलब नहर का आयतन निकालना है, तो नहर समझना पड़ेगा कि बन कैसे रहा, नहर आपको समझना पड़ेगा कि बन कैसे रहा। देखिए देखिए नहर का सिस्टम देखिए, ये नहर का सिस्टम है। नहर जो है ऊपर से 20 मीटर, ऊपर से 20 मीटर और नीचे से 12 मीटर चौड़ी है। नहर की जो गहराई है वो कितनी है बताइए, 10 मीटर है। ये नहर की गहराई हो गई। नहर का सिस्टम यही है, पीछे भी आपने किया हुआ है 3D जब मैं पढ़ा रहा था, नहर का एक क्वेश्चन आया था, नहीं 2D में ही आया था, इसके मुंह के क्षेत्रफल की बात किया था, नहर के मुंह के क्षेत्रफल की बात। नहर का मुंह कैसा है बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज टाइप का होगा। मुंह कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज, आप पढ़े ये सब जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, और नहर की जो लंबाई दे रखा है वो कितना है 200 मीटर। कितना पानी आएगा, इसके लिए क्या करना है, ये भी प्रिज्म, ये भी कैसा है प्रिज्माकार आकृति ही है आपकी, तो प्रिज्म का पैटर्न यूज करने की जरूरत नहीं, बस सीधे ये जो मुंह का क्षेत्रफल है, नहर के मुंह का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसमें लंबाई से क्या कर दीजिए गुणा, आंसर सीधे सीधे। पानी का आयतन बराबर नहर का आयतन, और नहर का आयतन आएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे नहर की लंबाई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 20 + 12 और गुणे इसकी ऊंचाई क्या है 10। ये गहराई जो है नहर की समलंब के लिए ऊंचाई है, और गुणे नहर की लंबाई 200 मीटर। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका मेरे बच्चों 32,000 मीटर क्यूब। और सुनिए, आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है, सही है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो सुनिए, अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 3200 फिर नहीं सॉरी 000 फिर 000 लीटर कर देंगे। तो इसको लिखने के लिए आंसर क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं, आंसर लिखना है तो लिखेंगे 32 गुणे 6 जीरो है ना, तो 10⁶ लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे। कभी भी आपको पानी का आयतन निकालना है, मतलब नहर का आयतन निकालना है, तो क्या करिएगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल निकालकर लंबाई से गुणा कर दीजिएगा। क्यों ऐसा होता है मेरे बच्चों? ऑन पेपर अगर हम ये सोचें कि ये प्रिज्म बन रहा है, तो प्रिज्म बनाने के लिए क्या करिएगा, इसको उठाइएगा पेपर पे और ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दीजिएगा, ये शेप बन जाएगा, शेप ये बन जाएगा। क्या है, क्या कह रहे हैं? ये इस तरीके से फिगर बनेगा। चलिए ये चीज हमने उठा के ऐसे कर दी, तो बना कि नहीं एक प्रिज्म। आधार इसका समलंब चतुर्भुज हो गया। इस प्रिज्म का आधार क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज। टॉप भी कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज। क्योंकि बच्चे यहां सामने से इसका अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो पीछे से भी क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को? तो लेकिन फिर भी इस तरह से करने से अच्छा क्या है, प्रिज्म का फॉर्मूला लगाने से अच्छा क्या है कि आप मुंह का क्षेत्रफल निकालकर नहर की लंबाई से इसमें गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन। एक प्रिज्माकार पात्र है जिसमें कुछ ऊंचाई तक जल भरा है। इसका आधार 6 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है। जल स्तर में कितने की वृद्धि हुई? बनाइए एक प्रिज्म। आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज। मान लिया पानी पहले से भरा है, पानी यहां पर पहले से भरा हुआ है। आपने इसमें क्या डाला है, इसमें बच्चों एक आपने 3 सेंटीमीटर भुजा का घन डाल दिया, 3 सेंटीमीटर भुजा का आपने घन डाल दिया, ये घन डाल दिया आपने, तो पानी का स्तर क्या होगा, यहां आ जाएगा। पानी का स्तर यहां आ गया। ध्यान से देखिए, तो पानी जो उठेगा बच्चों, उसकी उठी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बोलिए? पानी जो उठेगा उसकी उठी ऊंचाई क्या हो गई, h। और जो पानी उठेगा वो भी किस शेप में उठेगा, वो हमको बता दीजिए बच्चों। आधार उसका समबाहु त्रिभुज, टॉप उसका क्या होगा, वो भी समबाहु त्रिभुज। प्रिज्म के ही रूप में तो उठेगा पानी बच्चे। जैसे बेलन का बेलनाकार बर्तन रहता है तो पानी उठता है तो बेलन के रूप में उठता है, तो प्रिज्म वाला बर्तन है, प्रिज्माकार बर्तन है, तो जो पानी उठेगा प्रिज्म के रूप में उठेगा। यही तो, इतनी तो कहानी है केवल। तो क्या होगा, उठे पानी का आयतन बराबर घन का आयतन। उठे पानी का आयतन बराबर घन का आयतन। चलिए, उठे पानी का आयतन बराबर घन का आयतन है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। उठे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे सीधे आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया इंटू हाइट, और घन का आयतन क्या हो जाएगा, हाँ 3 का क्यूब। तो इसको मिटा देते हैं। उठे पानी का, ये प्रिज्माकार होगा, लिख देते हैं प्रिज्माकार, ये सिस्टम है। ध्यान से देखिए, उठे पानी का आयतन प्रिज्माकार रूप से ही पानी उठेगा। तो बच्चों बताइए, प्रिज्म की जो आधार की भुजा है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो उठे पानी का आयतन लेना है तो सीधे आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू उठी ऊंचाई h, घन का आयतन 3 का क्यूब। h बराबर क्या, ये आंसर है। ऐसे करेंगे फटाफट। दिया भी है बच्चों ने आंसर, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। मोहित, नितेश, अंशु, रीता, नितेश, स्टूडेंट, मौज मस्ती, ठीक है। चलिए चलिए, बढ़िया हो गया, क्लियर है। आइए अब नहर का फिर से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सभी लोग ध्यान से देखें। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है। नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी है और तली में 6 मीटर चौड़ी है। यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 × 10⁴ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई हो तो नहर की गहराई, सिंपल है, नहर तो यही है ना हमारा, नहर तो यही है। ध्यान से देखिए, नहर की गहराई यानी कि ये डी पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, डेप्थ पूछा गया है नहर का। बच्चों ये कितना दिया हुआ है बताइएगा,
ये कितना दिया हुआ है, शिखर पर 8 मीटर लंबा है और तली में 6 मीटर चौड़ा है। 50 किलोमीटर लंबी नहर बनानी है। 50 किलोमीटर का मतलब 50 के आगे 3 जीरो मीटर कर दीजिए। 50,000 मीटर लंबी नहर बनानी है। ठीक है बच्चे, ये लंबाई हो गई नहर की। तो इस नहर को खोदा गया और मिट्टी निकाली गई है, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन नहर के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो लिखेंगे नहर का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। बोलिए नहर का आयतन क्या हो जाएगा? हर एक बच्चा देखेगा नहर का आयतन बच्चों यही हो जाएगा, इसका मुंह का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 ब्रैकेट में 8 + 6 और इंटू क्या डी होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। याद है ना बच्चों? ये दोनों आपके ऊपरी और निचले सिरे दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? और गुणे क्या कर देंगे? नहर की लंबाई कितनी? 50,000। सही है। और बराबर क्या हो गया? 112 गुणे 10⁴। ये देखिए 4 जीरो इसमें है, ध्यान से देखिएगा। 4 जीरो यहां भी है, 4 जीरो यहां भी है। 10⁴ का मतलब एक क्या है कि 4 ही जीरो तो होता है। तो ये फिगर और इसका 4 जीरो वाला फिगर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो डी बराबर कितना? 3. डी बराबर 3.2 मीटर। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो हमको बताइए आप लोग। चलिए आइए, अब ये सब मोड़ने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए 120 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर 2 समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म बनाए गए हैं। इन प्रकार बने प्रिज्मों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों सीधे सीधे आंसर दे देंगे। आपका 120 और 90 का रेशियो ही आंसर होगा। मतलब 120 और 90 का रेशियो ही आयतनों का अनुपात होगा दोनों प्रिज्मों का, यानी कि 4:3। कैसे हुआ? इतना जल्दी कैसे आंसर दिया मैंने? अब इसको मैं करवाऊंगा आप लोगों को कल। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? कल कंप्लीट हो जाएगी ये क्लास। कल ये कंप्लीट होगी क्लास, नहीं तो कल पढ़ाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। कितने क्वेश्चन देखें? कितने क्वेश्चन है? हाँ तो कल खत्म करेंगे इसको, नहीं तो कल कुछ पढ़ाने के लिए रहेगा नहीं। ठीक है बच्चों, कल कंप्लीट किया जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए।